जुनून, इच्छा और महत्वाकांक्षा दोनों ही दम तोड़ चुका होगा आपका। बहुत कोसा है आपने पिछले 10 दिनों में केजीएस और केजीएस की टीम को, है ना? लेकिन अब आपके पास पूरा मौका है एडीओ बनने का, है ना? आपको भाई यही था ना कि एडीओ का पेपर 10 जनवरी को बड़ा जल्दी है। तो अब आपका एग्जाम डेट कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, संतुष्टि मिल गई। देखिए इसीलिए आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, है ना? क्योंकि आपका पेशेंस लेवल 0 है। मैं बार-बार पेशेंस लेवल की बात करता था आपसे, कहता था कि 31 दिसंबर तक का टाइम तो दीजिए हमें, वो भी आप में नहीं था। आप में कुछ भी नहीं था, है ना? पेशेंस लेवल तो एकदम शून्य था। तो अब आपकी चीज़ें सही हो चुकी होंगी, अब आप सभी एडीओ बन जाएँगे मुझे लगता है। और जिन्होंने लगातार केजीएस टीम को कोसा है, वो तो पक्का है कि अब एडीओ बन जाएँगे। क्योंकि अब तो आपका पेपर टल चुका है और अभी अगली डेट भी नहीं आई है। अगर 1 महीने बाद भी आपकी डेट आती है, तो अब तो 1 महीने आपके लिए पर्याप्त समय हो जाएगा। फाड़ के रख देना चाहिए आपको अब, है ना? मैं तो 31 दिसंबर तक ही खत्म करूँगा। मैं तो 31 दिसंबर तक ही खत्म करूँगा। 31 दिसंबर को मेरी पीवाईक्यू के रूप में लास्ट क्लास लगी हुई है और मैं 31 दिसंबर तक ही फिनिश करने की कोशिश करूँगा। 1-2 घंटे की क्लास बचेगी, तो ही मैं 2 जनवरी लेके जाऊँगा। बड़ा मुश्किल से, मैं खुद ही लेके नहीं जाना चाहता 2 जनवरी। ठीक है? क्योंकि टारगेट तो मेरा टारगेट ही है, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी क्लासेस सेट करानी है, तो उसकी वजह से, है ना भैया? तो प्लीज़ चलिए। एमसीक्यू कल करवाना है, कल शाम को रात में 8 से 10 बजे मेरी एमसीक्यू की क्लास लगी हुई है ना? चलिए, कल 31 दिसंबर है, कल आपका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट है। आइए अब मुद्दे पे बात करते हैं। नहीं, 31 दिसंबर का वीडियो क्यों डिलीट होगा? वीडियो तो तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम रहेगा। आपके अपने ऐप पे ही चलेगी वो प्रैक्टिस सेट। वो प्रैक्टिस सेट आपके अपने ऐप पे ही चलेगी। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे आ जाऊँगा, ठीक है? चलिए, अब आइए थोड़ा-सा संसद वाले पार्ट में थोड़ा-सा बचा हुआ एक टॉपिक, उसे पूरा कर देते हैं। फिर जो पंचायती राज व्यवस्था का अवशेष है, उसे पूरा कर देते हैं। फिर उसके बाद केंद्र राज्य संबंध पे आ जाएँगे। ठीक है भाई? चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपसे पढ़कर पॉलिटी से प्यार हो गया। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। मेरे पास समय का बहुत अभाव था। एग्जाम बोर्ड को थैंक यू है। अगर ये मुझे और समय दिए होते तो शायद मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 घंटे और ज़्यादा आपको पढ़ाया होता इतने टॉपिक्स में। बस यही। ठीक है? चलिए, अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। तो सबसे पहले आएँगे हम किस पर? संसदीय समितियाँ पर आते हैं। किस पे आएँगे? संसदीय समितियाँ पर आते हैं। संसदीय समितियाँ पर आते हैं। चलिए भाई, अगर हम संसदीय समिति की बात करें तो संसदीय समिति को 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक को हम स्थायी समिति कहेंगे, एक को हम स्थायी समिति कहेंगे और एक को हम तदर्थ समिति कहेंगे। एक को हम तदर्थ समिति कहेंगे। एक को स्थायी समिति हम कहते हैं और एक को हम कौन सी समिति कहेंगे? तदर्थ समिति कहेंगे। अब देखो स्थायी समितियों में अगर हम कुछ समितियों की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वित्तीय समिति, है ना? ये इंपॉर्टेंट भी है आपकी। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति आती है। अब एक बात देखिएगा, वित्तीय समिति में कौन कौन सी समितियां आ जाती हैं? तो आप कहेंगे वित्तीय समिति में आपकी आती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। फिर आएगी लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बाद आएगी उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम, पूरा लिख लीजिए भाई, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति। तो ये हो गई आपकी वित्तीय समिति। यही आपको पढ़ना है डिटेल में, बाकी किसी को डिटेल नहीं करना है, बस जान लीजिए कि ये समितियां भी होती हैं। ठीक है? कुछ विभागीय समितियां बनाई गई हैं, कुछ विभागीय समितियां बनाई गई हैं, मतलब कोई भी मंत्रालय का अपना जो विभाग है उनको सलाहकारी व्यवस्था के तहत विभागीय समितियां बनाई गई हैं और इनकी संख्या 24 है। 24 समितियां हैं। तो 24 समितियों का लिस्ट बनाना टफेस्ट, इससे अच्छा 24 अनुच्छेद याद कर लेंगे। ठीक, तो ये आपकी हो गई विभागीय समिति। फिर जांच समिति आती है, जांच समिति आती है। जांच समिति के लिए 2 समितियां बनाई गई हैं। एक को हम कहते हैं विशेषाधिकार समिति, एक को हम कहते हैं विशेषाधिकार समिति। मतलब उसके पास अधिकार है किसी भी विधेयक, याचिका या प्राविधान पे जांच करने का। और एक होती है याचिका समिति, यानी कि जो मामले कोर्ट आदि में चले जाते हैं उस पर वह पैनी निगाह रखती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? याचिका समिति कह देते हैं। चलो भैया आगे की बात करें तो सदन समिति है। ठीक है? सदन समिति में भी 5-6 समितियां आती हैं। सदन समिति में भी 5-6 समिति आती है। ठीक है? सदन समिति में भी 5-6 समितियां आ जाती हैं। फिर इसके बाद होती है अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति होती है। फिर इसके बाद होती है एक सेवा समिति, अन्वेषण समिति होती है। फिर इसके बाद होती है एक सेवा समिति, सेवा समिति, सेवा समिति। ठीक है भैया? इसके बाद तदर्थ समिति की बात करेंगे तो यहां पे देखिएगा 2 समितियां आपकी निकल करके आएंगे, एक प्रवर समिति निकल करके आएगी और एक विशेष मामले में, विशेष मामले में, विशेष मामले में जांच समिति निकल करके आएगी। अब देखिए तदर्थ समिति का क्या मतलब होता है? तो आवश्यकता पड़ी तो बनाए, नहीं तो बंद कर दिया। इसी को हम कहते हैं तदर्थ समिति। ये इतनी सारी क्या, सदन समिति की भी 5 समिति आप पढ़ेंगे, अन्वेषण समिति की भी 5 समिति आप पढ़ेंगे, है ना? सेवा समिति की भी 5 समिति पढ़ेंगे। जैसे सेवा समिति में आवास समिति, वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति, बहुत सारी समितियां आती हैं।
ठीक है। सदन समिति की बात करेंगे तो नियम समिति आती है, सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के लिए भी समिति बनाई गई है, मंत्रणा समिति बनाई गई है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी समितियां नहीं, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट यही 3 विचारें हैं। इन्हीं 3 विचारों से सवाल बन जाता है हमारा, है ना। और तदर्थ समिति जो है रिक्वायरमेंट के आधार पर होती है। देखिए आपको पढ़ाता हूं मैं ना, बहुत सारे टीचर हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं मुझे देख करके। अभी एक टीचर अभी आए थे, जब मैं थोड़ा सा हट गया था, आपने देखा होगा अभी जस्ट पहले, तो कह रहे थे सुबह सुबह क्यों आके पढ़ा रहा है, पेपर तो कैंसिल हो गया, है ना। तो मैंने कहा भाई पढ़ाना तो है ही ना, जिम्मेदारी ली है। तो मुझे देखकर बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इतना समय कैसे है इसके पास, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि तुम मजदूर हो, बैल हो, बस मेहनत करते हो, तुम्हारे पास बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, उन्हें संभालो, क्या करते हो, 6-7 घंटे की सैलरी मिलती है, तुम 10-10 घंटे पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो। मैंने कहा यार मैं क्या ही बताऊं कि मैं क्या हूँ, कैसा इंसान हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है दुनिया चाहे कुछ भी बोले, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये काम करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जितने काम की हमें सैलरी मिल रही है हम उतना ही काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं सैलरी के लिए काम नहीं करता, मैं संस्था के लिए काम करता हूँ और संस्था से जुड़े छात्रों के लिए काम करता हूँ, ठीक है। छाप लिया भाई, चलिए अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग। पहली समिति पढ़ेंगे तो पहली समिति में यहाँ पे प्राक्कलन समिति लिखूं, लोक लेखा लिखता हूँ, लोक लेखा समिति लिखता हूँ, लोक लेखा समिति लिखता हूँ। चलिए भैया लोक लेखा समिति लिखता हूँ। चलिए देखिए मैं हमेशा हर टीचर से बोलता हूँ, मैं किसी संस्था में जाता हूँ वहाँ भी बोलता हूँ कि मेरे पास दूसरे टीचर के अलावा अतिरिक्त समय है। जैसे लोग कहते हैं ना कि रोहित शर्मा बाउंसर पे पुल शॉट लगाते हैं और उनके पास दूसरे बैट्समैन के अलावा अतिरिक्त समय है पुल शॉट खेलने के लिए, है ना। वैसे ही मेरे पास दूसरे टीचर के अलावा अतिरिक्त समय है अपने बच्चों को देने के लिए, अपने छात्रों को देने के लिए। चलिए लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये लोक लेखा समिति। छोटी मोटी बातें अगर इसके बारे में हम करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि यह समिति भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में बनाई गई थी। यह समिति भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में बनाई गई थी। नहीं उसे लेक्चर के आधार पे आप काउंट करोगे बेटा सुधा जी, तो बीसी लेक्चर है, लेकिन उसे टाइम के आधार पे आप काउंट करोगे तो मैंने आपको 40-50 घंटे दिए हैं, ठीक है। हाँ अभी संसद में लिखना है। दो समितियों के बारे में तो बात कम से कम हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए कम से कम हमें 2 समितियों के बारे में बात करनी चाहिए, लोक लेखा समिति के बारे में और प्राक्कलन समिति के बारे में तो हमें बात करनी चाहिए, ठीक है भैया। आगे देखिएगा, भाई इसका काम क्या होता है। तो यह व्यय का लेखा संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है, संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। यह समिति 22 सदस्य है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। देखिए ये 15 और 7 का अगर आप रेशियो निकालेंगे और आप ऐसे लिखें लोकसभा और ऐसे लिखें राज्यसभा, यदि कोई कंबाइंड कमेटी है, कोई भी संयुक्त समिति है, तो 2:1 में ये संख्या निकल के आती है। ये बात भी आप याद रखिएगा, कहीं पर पूछा गया है बिहार की ही परीक्षा में, मुझे सवाल कराते हुए ये चीज मिली हुई थी कि किस रेशियो में जब संयुक्त समितियों का गठन करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य निकल करके आते हैं। जैसे अगर आप भाषा समिति की बात करें, राजभाषा समिति की, तो राजभाषा समिति कितने सदस्य, 30 समिति, तो वहां पे 20 और 10 के रेशियो में निकल करके आते हैं। तो यहां से देखिए 20-10 का मतलब 2 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 2 लोकसभा से सदस्य आएंगे तो 1 कहां से आएगा, राज्यसभा से आएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बात कहीं पर पूछी गई है, क्लियर है, ठीक है भैया। चलिए इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, तो इसका कार्यकाल कितने साल का हो गया भाई, 1 साल का हो गया। इसकी सहायता नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है। क्लियर भाई। चलो भैया लोक लेखा समिति के बाद हेडिंग बनाइएगा, दूसरी समिति वो आती है आपकी, इसे आप बोलोगे प्राक्कलन या आकलन समिति, प्राक्कलन या आकलन समिति, है ना भैया। अब एक सदस्य के लिए कहां जाते, तो पहले लोकसभा से ही चले गए, क्लियर है। चलिए प्राक्कलन या आकलन समिति की बात करेंगे। इस समिति का गठन 1951 में जॉन मथाई की सिफारिश पर
1951 में 1955 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। चेक करिएगा भैया थोड़ा सा, लेकिन मेरे दिमाग में अपने आप खुजली पैदा हो गया यार, है ना, मेरे दिमाग में अपने आप खुजली पैदा हो गई। इस समिति का गठन कब किया गया था? प्राक्कलन समिति का गठन। चलिए, ना मेरा सही ना तेरा सही, कोई बच्चा बताया 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया, 1950, ठीक है ना। पता नहीं क्यों कभी कभी डेटा ना हिल जाता है, कभी कभी इन द सेंस है ना कि जब दिमाग थका हो तब, स्थायी रहता तो नहीं हिलता है, ठीक ना। अगर मुझे कोई पेपर देना हो या किसी पेपर को सॉल्व करना हो तो मैं अगर 2-3 दिन आराम से रिलैक्स करके लूं तो फिर मेरे को लगता है कि पहले की अपेक्षा मुझे ज्यादा आ रहा है। नहीं, आराम से क्यों पढ़ाना है, मैं तो पहले भी आराम से ही पढ़ा रहा था बेटा, मैं पहले भी कभी भाग भाग के नहीं पढ़ाया। क्लियर है? यह समिति 30 सदस्यीय है, 30 सदस्यीय है, 30 सदस्यीय है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं, इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं, इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं, ठीक है। इसे लोक लेखा समिति की लोक लेखा समिति वह प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनों की संज्ञा दिया गया है। देखिए, आय और व्यय, ये जो आंकड़ा रखता है ना, आय का आंकड़ा रखता है, और लोक लेखा समिति किसका आंकड़ा रखता है? मतलब मेनली आय का, और लोक लेखा किसका? व्यय का, है ना। तो इसे ट्विंस कहा गया, ये दोनों आपस की जुड़वा बहन है, आय और व्यय। देखिए, आपकी क्लास में डेली जो लाइव संख्या होती थी वो 250, 300, 320 होती थी। आज आपकी क्लास की लाइव संख्या कितनी है? 174, है ना। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना है और आप कितना समर्पित हैं एडीओ के लिए, है ना। तो दोषी हमेशा केवल और केवल आपका शुभचिंतक, आपके माता पिता और टीचर होते हैं, बच्चों में कभी कोई दोष होता ही नहीं है ना। ये साफ साफ इसका एग्जाम्पल है कि आज आपकी संख्या रोज की अपेक्षा आधी है ना। और अगर यही एग्जाम डेट होता तो सर खाने के लिए वो आधे लोग आते और ये कहते कि हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, हमारा केजीएस से विश्वास उठ गया है, हम केजीएस में पहली बार का अनुभव सबसे वर्स्ट रहा, बेकार टीचर है यहाँ पे, कोई जिम्मेदार नहीं है, दुनिया भर की चीजें कहेंगे। तो ये वही लोग हैं कि जब पेपर आ जाएगा तो झंडा उठाए खड़े रहेंगे आंदोलन करने के लिए, और जब पेपर बंद हो जाएगा या दूर चला जाएगा तो जीवन भर सोते रहते हैं, है ना। चलिए आइए, अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था वाले पे। तो आपने जितना पेज इधर छोड़ा था पीछे, अब वहां खत्म कर दीजिए। अब जहां से मैंने संडे को पढ़ाना बंद किया था, अब वहां से मुझे शुरू करना है। जहां से मैंने संडे को पढ़ाना शुरू किया था, अब बंद किया था, अब वहां से पढ़ाना शुरू करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंपैरेटिव पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम क्या पढ़ेंगे? तो हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे। एक तरफ हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पढ़ेंगे, और एक तरफ हम लोग 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 पढ़ेंगे। सॉरी 92 पढ़ेंगे, 93 में तो लागू हुआ था। तो ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, यानी आपका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की आपकी सेम है ना। बहुत सारी बातें हैं जो पंचायती राज व्यवस्था में सेम चलती हैं, तो उन्हें हम अब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है भैया। चलिएगा, आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के टॉपिक पे। आराम से क्यों पढ़ना है बेटा? अभी आपको ना उसी जुनून में पढ़ना है जो जुनून आपने अपने अंदर जगाया था। अभी आपको वही जोश बना के रखना है। अभी केवल पेपर टला है, पेपर हुआ नहीं है। तो जब तक पेपर ना हो जाए आपको वही जुनून जगा के रखना है, क्योंकि पेपर टल जाने का मतलब नहीं कि कंपटीशन कम हुआ है। पेपर टल जाने का ये मतलब नहीं है, पेपर टल जाने का मतलब कंपटीशन बढ़ा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नए थे, फ्रेशर थे, पहली बार एडीओ की तैयारी कर रहे थे, उनके पास अब पर्याप्त मौका है कि वो कंपीट कर सके, बीट कर सके। तो इसे आप इतना जल्दी ना समझे और हल्के में भी ना लें, इसे अपने लिए अवसर समझे और उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। क्लियर है भैया? बाकी मर्जी आपकी है, मेरी तरफ से कोई भी बातें थोपी नहीं जाएंगी, कोई भी बातें जबरदस्ती मैं नहीं करूंगा आपसे, ठीक है भैया। चलिए, चलिए भाई, हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 243 का क। यहां पे हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 243 का क। का लिखो, एबीसीडी लिखो। इतना डिकोड तो कर लेंगे ना, इतनी डिकोडिंग तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। 243 के क में क्या आता है भैया? तो 243 के क में ग्राम सभा के बारे में बात करी गई है। किसके बारे में बात की गई? ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है। कहां पे पेज नहीं छोड़ा बेटा? पेज कहां पे आपने नहीं छोड़ा है? जैसे आपने पहले तो पेज छोड़ा होगा ना संसद के आगे पढ़ने के लिए। अब तो मैं जहां से आपको संडे वाली क्लास में छोड़ा था वहां से आगे चल रहा हूं। जहां संडे में मैंने आपको पढ़ा के छोड़ा था, अब एकदम लास्ट वाले पे आ जाइए अपने, जहां पे आपने संडे को छोड़ा था, ठीक है। यहां पे 243 ग्राम सभा की बात करेंगे, विलेज असेंबली की बात करेंगे। जी हां, 243 ए में आप ग्राम सभा ही पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? 243 ए में आप ग्राम सभा ही पढ़ेंगे।
चलिए अब यहां पे यदि हम बात करें ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है भाई? तो कहेंगे गांव में मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में शामिल लोग एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। गांव के मतदाता सूची में शामिल लोग एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। ठीक है भैया, एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। चलिए, तो जो आपके गांव में मतदाता सूची में शामिल लोग होंगे वही क्या करेंगे? ग्राम सभा का गठन करते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, ग्राम सभा के शक्तियों का वर्णन, ग्राम सभा के शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं है। ग्राम सभा की क्या शक्ति होगी इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी बताया नहीं गया है। इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी बताया नहीं गया है। ठीक है भैया, P 243 का P, चलिए भाई 243 के अब हम P की बात करें या अनुच्छेद 243 के क की बात करें। अनुच्छेद 243 के क की यदि हम बात करेंगे, क में क्या आता है? तो क में आपका आता है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम। चलिए भैया, ऐसा गांव जो शहर में परिवर्तित हो रहा हो। देखो भाई, एक ग्रामीण एरिया होगा जो क्या हो जाएगा? शहर में परिवर्तित होता रहेगा, शहर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो वहां पे हम सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे? नगर पंचायत का। फिर यहां पे देखिए, ऐसा नगर पंचायत जिसकी नगरीय जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। ऐसा नगर पंचायत जिसकी नगरीय जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? नगर पालिका कहेंगे। अब नगर निगम की जब बात करेंगे तो ऐसा नगर पालिका जिसकी नगरीय जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो, 3 लाख से अधिक हो, 3 लाख से अधिक हो। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, अब यहां पे यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद 243 के ख की, अनुच्छेद 243 के ख की बात करें, अनुच्छेद 243 के ख की बात करें और ग की बात करें। 243 के ख और ग की यदि हम बात करें तो यहां पे आएगा पंचायत का गठन, यहां पे आएगा पंचायत का गठन ख में, और यहां पे आएगा पंचायत की संरचना ग में, पंचायत की संरचना ग में आएगा। चलिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा ना इसकी संरचना पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पे गठन किसका हुआ? ग्राम सभा का। ग्राम सभा का, तो ये हो गया पंचायत का गठन। ग्राम सभा नहीं, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, तो ये हो गया किसका भाई? पंचायत का गठन हो गया। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसका एक मुखिया होगा। क्या होगा? इसका एक मुखिया होगा, और मुखिया का निर्वाचन कैसा होगा भैया? प्रत्यक्ष होगा। इसका एक मुखिया होगा और मुखिया का निर्वाचन कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आ जाएगा मध्यवर्ती स्तर। क्या आ जाएगा भैया? मध्यवर्ती स्तर आ जाएगा। मध्यवर्ती स्तर का जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रखंड हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा, प्रखंड हो जाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। और इसको आप क्या बोलोगे? ब्लॉक प्रमुख बोलोगे। अच्छा भाई, बिहार में ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कैसा है? बिहार में ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? बिहार में ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? हाँ, पंचायत समिति भी आप इसे बोल सकते हैं, प्रखंड या ब्लॉक को, है ना? क्या बोलेंगे भाई? पंचायत समिति। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉक प्रमुख या पंचायत प्रमुख जो होता है इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? पक्का अप्रत्यक्ष। देखिए, तुक्का नहीं, जिसको पता होगा वही अप्रत्यक्ष। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो अप्रत्यक्ष है, यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, बीडीसी लोग वोट देते हैं। अब भाई कंफर्म बताइए, देखिए मुझे बिहार का नहीं पता, उत्तर प्रदेश का तो पता है। अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है गुरुजी?
पंचायत समिति प्रत्यक्ष है ना। चलिए हाँ, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है इसे प्रत्यक्ष बनाने का, लेकिन अभी तक बना नहीं है, प्रत्यक्ष है। चलिए मध्यवर्ती स्तर के बाद आपका आता है जिला स्तर। जिला स्तर, जिला स्तर पे क्या हो जाएगा भाई, जिला पंचायत। जिला स्तर पर क्या हो जाएगा आपका, जिला पंचायत हो जाएगा। ये हो गया गठन जिला पंचायत। अब यहाँ पे चुनाव, इनकी संरचना की बात करें तो जिला पंचायत का जिला वो क्या कहलाता है, प्रमुख जिला अध्यक्ष ना, वो क्या कहलाएगा, जिला अध्यक्ष कहलाएगा। अब इसका निर्वाचन कैसा है, जिला अध्यक्ष का निर्वाचन कैसा, बीडीसी चुनते हैं। आप यहाँ भी बीडीसी चुनते हैं, आप यहाँ भी बीडीसी चुनते हैं क्या, उत्तर प्रदेश में तो बीडीसी चुनते हैं। प्रखंड प्रमुख का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। तो प्रखंड प्रमुख की तो बात मैं कब से पूछ रहा हूं यार भाई, अप्रत्यक्ष। चलिए मैं उत्तर प्रदेश के आधार पर बताऊं, ये भी अप्रत्यक्ष है, ये भी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इसे जिला पंचायत सदस्य या जिला परिषद के सदस्य चुनते हैं। क्लियर है, ये बात समझ आ गई भैया, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर बाद टाइम लगना बंद हो जाएगा। अब यहां पे भी 243 की यदि हम थ की बात करें, यहां पर अगर हम अनुच्छेद 243 के थ की बात करें, ठीक है, 243 के यदि हम थ की बात करें और 243 के द की बात करें, 243 के थ की बात करें और 243 के द की बात करें, तो यहां पे भी क्या आ जाता है, तो नगर पालिका। देखिए बार बार नगर पालिका शब्द ही आएगा, हालांकि होते ये तीन है, नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन व संरचना, नगर पालिका का गठन व संरचना। बस इतने में ही जितना टाइम बीत जाए आपका, उसके बाद एकदम स्मूथ चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तभी अगर नगर पंचायत है, अगर नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष होता है। नगर पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है भाई, प्रत्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष होता है। वैसे ही नगर पालिका है, तो नगर पालिका के प्रमुख को चेयरमैन बोलते हैं, शायद चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन या अध्यक्ष बोलेंगे, चेयरमैन या अध्यक्ष बोलेंगे। इसका भी निर्वाचन क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, इसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी तरह से नगर निगम, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेयर, उसे हम क्या बोलते हैं, मेयर। हिंदी में क्या बोलते हैं, महापौर, हिंदी में क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। और इसका भी निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, यानी शहर के लोग ही ने चुनते हैं, तो इसका भी निर्वाचन कैसा हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है, हाँ बिल्कुल ये बात जान लीजिए। देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन में सीधे जनता वोट करती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता का प्रतिनिधि वोट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या चुना, सीधा वोट देकर बीडीसी को, तो बीडीसी को हमने किस निर्वाचन से चुना, प्रत्यक्ष निर्वाचन से। अब बीडीसी क्या चुन रहा है, ब्लॉक प्रमुख चुन रहा है, तो बीडीसी को जब जनता ने चुना तो जनता का प्रतिनिधि है। अब जनता का प्रतिनिधि होते हुए बीडीसी किसे चुन रहा है, ब्लॉक प्रमुख को, तो अब वो निर्वाचन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। क्लियर है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा समझ आया भैया मिस्टर मोकम जी। नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो पूरा मैनेज किया हुआ है और मैंने जो प्लानिंग है, जो रोड मैप है, मैं उसी रोड मैप को फॉलो करूंगा। देखिए आप निष्क्रिय हो सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाना लिखाना नहीं छोड़ सकता ना भाई। मेरे ऊपर तो बिहार दरोगा की जिम्मेदारी आने वाली है, यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, मेरे ऊपर यूपीएससी दरोगा की जिम्मेदारी है, तो मैं खाली नहीं हूं ना, आपका पेपर टला है, मेरा थोड़ी, मेरा तो चल ही रहा है ना भैया। मैं एक टीचर को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, मतलब आप भी वर्किंग रहेंगे, कभी टीचर बनेंगे, तो एक टीचर को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, ड्यूटी की बात ही नहीं कर रहा मैं, पढ़ाने की, एक टीचर को कितने घंटे पढ़ाना चाहिए। चलिए तो ये हो गया 243 का थ। अब हेडिंग बनाइएगा इधर, अनुच्छेद 243 का ग, अनुच्छेद 243 का ग, नहीं घ, अनुच्छेद 243 का घ। चलिए भैया अगर हम अनुच्छेद 243 के घ की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है पंचायत में आरक्षण। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पंचायत में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण। तो आप सभी को पंचायत का आरक्षण पता है, चलिए भैया नहीं पता हो तो देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम ना पंचायत में आरक्षण पढ़ेंगे, तो देखिए भैया पंचायत में आरक्षण, तो न्यूनतम महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना भाई, 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी में देखिएगा, नोट बना के लिख लीजिए, बिहार राज्य में 50% आरक्षण है, 50% आरक्षण है। दूसरा पॉइंट देखिएगा भाई, SC ST को परिसीमन के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, है ना। देखो SC ST को जनसंख्या के अनुपात में परिसीमन के आधार पर आरक्षण क्या मतलब है, परिसीमन मतलब आपके क्षेत्र का निर्धारित करना कि एक ग्राम सभा इतना होगा, तो उस ग्राम सभा में अगर SC ST के भी मेंबर आ रहे हैं तो उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। महिला आरक्षण टोटल सीट का 33% है। भाई मेरे से कोई गलती हुई है क्या कि बिहार राज्य में आरक्षण 50% है? हाँ वैसे तो देखिए जो लागू हुआ नियम है वो न्यूनतम 33% का है, तो न्यूनतम का मतलब 33% से कम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बिहार राज्य ने, हिमाचल प्रदेश ने, झारखंड ने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दे रखा है। ठीक है चलिए, ठीक है भैया। तो SC ST का आरक्षण, अब यहीं पर नोट करके एक बात आप लिखिएगा कि गुरुजी ओबीसी पिछड़ी का भी तो सीट आता है प्रधानी वगैरह में, तो हाँ ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानसभा तय करेगा। ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानसभा
तय करेगा। चलो भैया, चलिए ओबीसी का आरक्षण कौन तय करेगा? तो विधानसभा तय करेगा। क्लियर है भाई? अब आते हैं 243 के, उधर चलते हैं, यानी 243 के हम ध की बात करें, 243 के यदि हम ध की बात करेंगे, इस पे ज्यादा बात नहीं करनी है मुझे। अनुच्छेद 243 का ध, तो इस पे वार्ड समिति है, वार्ड समिति की संरचना, वार्ड समिति की संरचना, वार्ड समिति की संरचना है। ठीक है भैया, वार्ड समिति के सदस्य को सभासद या पार्षद, सभासद या पार्षद कहते हैं। वार्ड समिति के सदस्य को सभासद या पार्षद कहते हैं। काम खत्म। अब यहीं पे हम लिखेंगे अनुच्छेद 243 का 9, अनुच्छेद 243 का 9। भैया देखो, जिनको एबीसीडी पढ़ना होगा प्लीज डिकोड कर लीजिएगा। क्लियर भाई, डिकोड कर लीजिएगा। चलिए, तो 243 के 9 की बात करें तो यहां पे हम कहेंगे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण का प्रावधान, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण का प्रावधान। ठीक, अब ये मैंने क्यों लिखा भाई? अब इतना लिखाने से बेहतर है कि इतने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शहरों में भी पंचायत वैसे ही आरक्षण प्रदान करती है जैसे गांव में है। शहरों में भी पंचायत वैसे ही आरक्षण प्रदान करती है जैसा कि गांव में है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है भैया? शहरों में भी पंचायत वैसे ही गठित करती है जैसे गांव में है। ठीक है, अब इधर हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 243 का अंग। अब इधर हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 243 का अंग। अंग का मतलब एबीसीडी जब पढ़ेंगे तो ई आ जाएगा। 243 का अंग। अब यहां पे हेडिंग बनाइएगा पंचायत का कार्यकाल, यहां पर हेडिंग बनाइएगा पंचायत का कार्यकाल, यहां पर हेडिंग बनाएंगे पंचायत का कार्यकाल। अब यहां पे यदि हम पंचायत के कार्यकाल की बात करेंगे तो कहिएगा पहला, प्रथम अधिवेशन से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। दूसरा, इनको इससे पहले हटाने की प्रक्रिया विधानमंडल तय करेगा। ठीक है भैया, इनको हटाने की प्रक्रिया जो है ना वो विधानमंडल की विधि से ही होती है। तो विधानमंडल की जो विधि होती है वो ये कहती है कि अगर आपका मान लीजिए गांव का मुखिया है तो गांव में वार्ड होते हैं, जानते हैं भाई? गांव में आपका वार्ड होता है, शहरों में भी वार्ड होता है। उसी वार्ड समिति के सदस्य को पार्षद या सभासद कहते हैं। तो आप सभी यदि गांव से आते होंगे तो गांव में 9 वार्ड 10 वार्ड का चुनाव होता है, तो हर वार्ड का अपना एक मेंबर होता है। ये बात जानते हैं? हर वार्ड का अपना एक मेंबर होता है। तो अगर वो मेंबर मिल करके अविश्वास ले आ दे प्रधान जी के, मुखिया जी के खिलाफ, तो फिर वो मुखिया जी की गद्दी जा सकती है। और जब मुखिया जी की गद्दी चली जाएगी तो वहां 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराया जाएगा, वहां 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराया जाएगा। क्लियर है भाई? तो अब ये चीजें अभी आप क्या चल रही है कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो चलती हमेशा एक जैसा विधि नहीं रह सकता। उसके लिए विधि कौन बनाता है? विधानमंडल तय करता है कि प्रधान जी को या मुखिया जी को हटाने की प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है। प्रधान जी या मुखिया जी को हटाने की प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है, ये कौन करेगा? तय करेगा विधानमंडल। क्लियर है भाई? यदि कार्यकाल से पहले पंचायत विघटित हो गया, कार्यकाल से पहले पंचायत विघटित हो गया तो वहां पर शेष कार्यकाल के लिए 6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाएगा। 6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि आपके यहां मुखिया जी की सरकार गिर गई, मुखिया जी ने त्यागपत्र दे दिया, मुखिया जी की मृत्यु हो गई, या मुखिया जी किसी कारणवश अस्वस्थ हो गए और त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। सॉरी, 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है भैया? अनुच्छेद 243 का प, अनुच्छेद 243 का प, यहां पे लिखिएगा नगर पालिका का कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था की तरह है, पंचायती राज व्यवस्था की तरह है, पंचायती राज व्यवस्था की तरह है। क्लियर है? चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, आगे आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, वो आगे आएगा, उसके लिए परेशान ना हो। हेडिंग बनाइए अब इधर, देखिए कितना आसान है ना। एक तरफ आप पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ का काम चल जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह पढ़िएगा तो जल्दी हो भी जाएगा और तैयार करने में आसान भी रहेगा। क्योंकि भाई आपको एक विषय नहीं पढ़ना होता है, आपको तैयारी करने के लिए कम से कम 10-11 विषय पढ़ना होता है। तो जितना आसान मैं अपना विषय कर सकता हूं उतना इजी और सुविधाजनक मैं आपको बना के दूंगा, है ना? तो ये देखिए कितना आसान है आपके लिए, है कि नहीं? अगर मैं अलग अलग पढ़ाता तो फिर एक बार 243 के प में भी मैं यही बात लिखा था,
क्लियर है? तो कंपैरेटिव पढ़ने का ये फायदा है कि एक तैयार करेंगे, दूसरा अपने आप है। अब देखिए भाई, अब मुकेश कुमार जी का मैं 50 कमेंट देख चुका, 50 नहीं, अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन कईयों कमेंट में उनको एग्जाम कब होगा? अरे भाई अभी तो कल रद्द हुआ है, थोड़ा सा आयोग को सांस लेने दीजिए, क्योंकि जब एग्जाम की डेट थी तब आपको टेंशन थी सिलेबस कब पूरा होगा, हम रिवीजन कब करेंगे। अब आपको टेंशन हो गई है एग्जाम कब होगा। ठीक है, चलो भैया, बड़ी टेंशन है छात्रों के जीवन में, बेचारे करे क्या। अब यहाँ पे आए अनुच्छेद 243 का च, अनुच्छेद 243 के यदि हम च की बात करते हैं, और इधर भी पार्ट बना ही देते हैं, क्योंकि पार्ट में अब आपको समझ आ गया कि हमारे लिए कितना चीजें आसान हो जा रही हैं। 243 के यदि हम च की बात करें तो 243 के च में क्या है? सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता, है ना भैया? चलिए, यानी कब सदस्य को अयोग्य माना जाएगा, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो पंचायत का चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो यहां पे कहिएगा न्यूनतम 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि इससे कम हुआ तो अयोग्य हो जाएगा, क्योंकि इससे कम हुआ तो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है भैया, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु क्या कर लिया हो भाई? प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में, मतदाता सूची में नाम हो, नाम हो जहां से चुनाव लड़ना चाहता हो, जहां से चुनाव लड़ना चाहता हो, लड़ना चाहता हो। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप में से कोई गांव में मुखिया, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी, तो उसे उस गांव में, उस क्षेत्र में, उस नगर में, उस नगर पालिका में, नगर निगम में क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए वहां का, यानी उसका उस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अगर वहां की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। लेकिन अब मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का, लेकिन मुझे अगर टिकट मिल गया तो मैं बिहार में भी जाकर चुनाव लड़ सकता हूं, विधानसभा का चुनाव, संसद लोकसभा का चुनाव। तो विधानसभा और लोकसभा में कहा जाता है कि वह व्यक्ति भारत की मतदाता सूची में कहीं पर भी उसका नाम हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मोदी जी रहने वाले गुजरात के, और आके चुनाव कहां लड़ते हैं? बनारस से। तो उसमें यह होता है कि भारत की मतदाता सूची में कहीं पर भी ना हो, नाम हो, तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में ये चीजें नहीं आती हैं। क्लियर है भाई? चलिए, इतनी बातें क्लियर हो रही है भाई, एक एक बात स्पष्ट हो रही है। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रही हो तो जरूर बताइएगा, मैं भी उसकी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, तीसरी बात पे आते हैं, उसे विधि द्वारा, उसे विधि द्वारा वंचित, उसे विधि द्वारा वंचित नहीं किया गया हो, है ना? नहीं किया गया हो, यानी उसे पर कोई अपराध सिद्ध ना हुआ हो, यानी उसे उसके क्षेत्र से तरीपार ना किया गया हो, ऐसी चीजें ना की गई हो, है ना भैया? ऐसी व्यवस्था अगर की जाती है तो वह व्यक्ति फिर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो 243 का फ लिखिएगा, अनुच्छेद 243 का फ लिखिएगा। तो यहां पे लिखिएगा नगर पालिका के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, चुनाव में सदस्यों की अयोग्यता, नगर पालिका के चुनाव में सदस्यों की अयोग्यता पंचायत की तरह, ग्रामीण पंचायती राज की तरह, हो गया? ग्रामीण पंचायती राज की तरह। देखिए, ग्रामीण पंचायती राज की तरह का क्या मतलब होगा? ग्रामीण पंचायती राज की तरह का मतलब क्या होगा? तो जैसा ये है वैसा ही ये होगा, जैसा ये है वैसा ही ये होगा। हाँ, पंचायत में मतदाता सूची में, पंचायत का मतलब मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। क्लियर है भाई? इतनी बातों में कोई भी समस्या यदि आप सभी को आ रही हो तो प्लीज बता सकते हैं मुझे। कोई भी दिक्कत यदि आपको आ रही हो तो प्लीज बी कंफर्म। ठीक है, वैसे आ नहीं रही होगी, काफी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि गांव की तो बात चल रही है ना? अब चलिए भाई, 243 के 6 की बात करेंगे, अनुच्छेद 243 के 6 की बात करेंगे तो कहेंगे ग्राम पंचायत की शक्ति, ग्राम पंचायत की शक्ति, है ना? ग्राम पंचायत की शक्ति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए भैया, ग्राम पंचायत के शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, 243 का 6, चलिए इसके बारे में बात करें तो देखिए, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत को निम्न मामले में, निम्न मामले में, मामले में विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल शक्ति प्रदान कर सकेगा, शक्ति प्रदान कर सकेगा, कर सकेगा। तो ग्राम पंचायत के मामले में विधानमंडल निम्न शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ इसका मेन उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक न्याय का विकास। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय के विकास की योजना, न्याय के विकास की योजना,
सामाजिक और आर्थिक न्याय के विकास की योजना। देखिए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पढ़ाते हुए मैंने दो बातें बताई थी। सामाजिक न्याय के तहत मैंने बताया था संविधान की स्थापना होनी चाहिए, और आर्थिक न्याय पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि हमारे यहाँ समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए, यानी कोई भी भूखा ना रहे, कोई बिना छत के ना रहे, कोई बिना कपड़े के ना रहे, है ना। तो सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की हो गई। क्लियर है भाई? अनुसूची 11 में सौंपे गए, अनुसूची 11 में सौंपे गए 29 विषय पर 29 विषय पर कार्य करना, 29 विषय पर कार्य करना। तो देखो भैया 29 विषय लिखने का मतलब है 29 अनुच्छेद उतनी देर में याद कर लेंगे। तो 29 विषय की जब हम बात करते हैं तो 29 विषय में बहुत सारी चीजें आती हैं आपके, है ना। निर्वाचन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, गांव में शौचालय की व्यवस्था, गांव में नाली, गांव में सड़क, गांव के रास्ते, गांव के मेला, बहुत सारी व्यवस्थाएं इस 29 विषय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 243 के कौन से में भाई? 6 में ग्राम पंचायत की शक्ति की बात हो गई। अब उधर बनाएंगे हेडिंग, तो ग्राम पंचायत की शक्ति के बाद नगर पालिका की शक्ति की बात बनाएंगे, तो प फ, फिर उसके बाद क्या जाएगा भाई? ब, है ना। ब में नगर पालिका की शक्ति की बात हम करेंगे। ब में क्या जाएगा? अनुच्छेद 243 का ब, अनुच्छेद 243 का ब, नगर पालिका की शक्ति का विस्तार, नगर पालिका के शक्ति का विस्तार। तो पहली लाइन तो सेम है एकदम, पहली लाइन एकदम सेम है। क्या? सामाजिक व आर्थिक न्याय के विकास की योजना, सामाजिक व आर्थिक न्याय के विकास की योजना, विकास की योजना। दूसरा, नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में दिए गए 12वीं अनुसूची में दिए गए 18 विषय पर कार्य करना, 18 विषय पर कार्य करना। क्लियर है भाई? छाप लीजिए इतना, अगर इतना छाप लिया हो तो चलें आगे। पंचायती राज व्यवस्था कहीं ज्यादा डिटेल तो नहीं हुआ भैया? ज्यादा डिटेल नहीं हो रहा? चलिए च छ ज, फिर से पार्ट हेडिंग बनाइए। अनुच्छेद 243 का ज, 243 के ज, च छ ज की बात करेंगे। 243 की यदि हम ज की बात करें तो पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, पंचायत द्वारा कर मतलब टैक्स, कर अधिरोपित करने की शक्ति, अधिरोपित करने की शक्ति, पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, है ना भैया? चलिए, अगर हम पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति की बात करें तो ये सामान्य गतिविधियों के लिए कर लगा सकते हैं, जैसे मेला कर, पथ कर, घाट कर, बाजार कर आदि। ठीक है भाई? देखिए ये सब टैक्सेस लग सकते हैं। जैसे आपके गांव में कहीं पर मंडी लगती हो, जहां पे नमक, तेल, हल्दी, धनिया सब बिकता हो, अनाज तक बिकता हो, उस मंडी पर भी कर लगता है। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग होंगे जो सब्जी उगाते होंगे और सब्जी को लेकर मंडी में जाते होंगे, यानी सब्जियों का जहां बाजार लगा है, तो वो बाजार में जो वहां का अहतिया होगा वो वहां पे क्या देता है? कर देता है, टैक्स भरता है या नहीं भरता? आपका कुछ भी बिकेगा तो आपसे जितना का सामान आपका बिका रहेगा उसके हिसाब से परसेंटेज लगा करके अहतिया ले लेता है अपना, लेता है या नहीं लेता है? ठीक है, अब आपके यहाँ मेला लगा, गांव में आपके क्या लग गया? मेला लग गया, साल में एक आध बार मेला लगता होगा, तो वहां पे जितनी भी दुकानें खुली होंगी हर दुकान से कुछ ना कुछ पैसा वसूला जाता होगा। आप में से जितने लोग दुकान आदि लगाते होंगे उनका पता होगा, उनको ये बात कि लिया जाता है, तो उनको एक क्या दिया जाएगा? पर्ची काट के दे दिया जाएगा कि मेला लगाने के लिए आपको इतना पैसा एक दिन का देना होगा, दूसरे दिन का भी आप इतना देंगे। इस तरह की चीजें भाड़ा लगता है ना। ऐसे ही कोई बच्चा कह रहा है सर गांव में चुंगी लिया जाता था, चुंगी कर बोलते थे, अब धीरे धीरे चुंगी कर की व्यवस्था समाप्त हो गई है कि नहीं? ठीक है भैया, अब धीरे धीरे चुंगी कर की व्यवस्था समाप्त हो गई। अब देखिए कोई बालक है जो बिहार से निकल के गुड़गांव तक का सफर तय किया है ना, तो कह रहा है गुड़गांव में कोनो मेला ही नहीं लगता है। नहीं बेटा, आप कभी मेला घूमने ही नहीं गए, है ना। नहीं, शहरों में भी मेला लगता है और शहरों में भी कर लगता है। आप कभी अपनी गाड़ी पार्किंग में जाकर शहर में खड़ा करिए तो निगम कर या नगर पंचायत की पर्ची लेकर चिपका देगा, आपसे 40 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया का पार्किंग चार्ज ले लेता है कि नहीं लेता है? मान लीजिए आप बिहार से चले तो बिहार वालों को भूल गए, लेकिन गुड़गांव में ये लगता है कि नहीं लगता, ये बताइए बस। ठीक है, चलिए भैया, बड़ी खुशी हुई आपसे जानकर कि आप इतना लंबा सफर तय कर लिए हैं कि बिहार को ही भूल गए आप तो। भैया यार 243 का भ, नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर, 243 का भ, अनुच्छेद 243 का भ, 243 का भ, नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर, नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर, नगर पालिका द्वारा अधिरोपित कर, है ना। तो जैसे नगर निगम कर, घाट कर, पार्किंग आदि। ठीक है भैया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गुड़गांव में ऐसा नहीं होता है। भैया गुड़गांव में ना जो फुटपाथ पे लोग रेडी लगाते हैं, जैसे हमारा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफी लगते हैं। तो स्ट्रीट फूड जो सड़कों पे फुटपाथ पे जो अपना मेला लगा रहे हैं, जो दुकानें खोल रहे हैं, उन दुकानदारों से जाकर कभी पूछिएगा
क्लियर है भाई? उन दुकानदारों से पूछिएगा कि सर आप जो दुकान खोले इसके बदले में कुछ पेमेंट भी देते हैं क्या, तो बताएंगे कि शाम तक निगम को हम पैसा देते हैं। क्लियर है ना? तो लगता है, बस आपको पता नहीं है, तो थोड़ा पता करने की जरूरत है। चलिएगा 243 के ज की बात करेंगे। अनुच्छेद 243 का झ, अनुच्छेद 243 का झ की बात करें तो अनुच्छेद 243 के झ में राज्य वित्त आयोग आता है। राज्य वित्त आयोग आता है। अब अपने अंतिम चरण में है हम लोग। राज्य वित्त आयोग आता है ना? राज्य वित्त आयोग आता है। चलिए अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, वर्ष के लिए, वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का, आयोग का गठन किया जाएगा। एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्लियर है भाई? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है? इनका प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य पंचायत के धन के स्रोत, धन के स्रोत की समीक्षा करना, धन के स्रोत की समीक्षा करना, समीक्षा करना और राज्य के संचित निधि से, संचित निधि से अनुदान प्राप्त करवाना, अनुदान प्राप्त करने की, करने की, अनुदान प्राप्त करने की सिफारिश करना, अनुदान प्राप्त करने की सिफारिश करना। यहां पे यदि हम आए अनुच्छेद 243 के भ के बाद यदि हम म की बात करें कि अनुच्छेद 243 के म में क्या है, तो अनुच्छेद 243 के म में भी राज्य वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 के म में भी राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है। तो अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये भी सेम किसकी तरह है भाई? ग्रामीण पंचायत की तरह। अब जहां पे मैं ग्रामीण पंचायत लिख रहा हूं वहां पे समझ लीजिएगा कि ग्रामीण पंचायत की तरह का मतलब जिस तरह से ग्रामीण पंचायत का है। ठीक है भैया? चलिए अब हेडिंग बनाइएगा ज झ च झ च छ ज झ इया। अनुच्छेद 243 का इया पूरा ही पढ़ा दें भाई अच्छे से। अनुच्छेद 243 का इया, अनुच्छेद 243 की यदि हम इया की बात करें तो पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायत के लेखाओं की, लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षा, लेखा मतलब अकाउंट है ना? तो यहां पे देखिएगा पंचायत के लेखाओं का परीक्षण, पंचायत के लेखाओं का, लेखाओं का परीक्षण करने की शक्ति, परीक्षण करने की शक्ति, करने की शक्ति, शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास होगा। राज्य के विधानमंडल के पास, विधानमंडल के पास होगा। पंचायत के लेखाओं पर परीक्षण करने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास होगा। क्लियर है भाई? अनुच्छेद 243 का यह, अनुच्छेद 243 का यह, अगर हम अनुच्छेद 243 के यह की बात करें तो यहां पे हो जाएगा नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा, नगर पालिका के, नगर पालिका के लेखाओं की, लेखाओं की संपरीक्षा। अब देखो लेखा का मतलब हमेशा याद रखिएगा अंग्रेजी में आसान होता है, ठीक है ना? लेखा का मतलब अकाउंटिंग, धन से संबंधित संपरीक्षण। तो यहां पे लिखिएगा ग्रामीण पंचायत की तरह, बस हो गया। ग्रामीण पंचायत की तरह यानी यहां के भी लेखाओं की संपरीक्षा कौन करेगा? तो विधानमंडल करेगा। यहां के भी लेखाओं की संपरीक्षा कौन करेगा? तो विधानमंडल करेगा। किसके लिए परीक्षा बेटा? चलिए 243 के इया, च छ ज झ इया, इया के बाद क्या जाएगा? ट। 243 का जो ट है, जो 243 का ट है वो पंचायत के लिए निर्वाचन की बात करता है ना? अनुच्छेद 243 का जो ट है, 243 का जो ट है, ट को कोडिंग करेंगे तो क्या आएगा भाई? अगर हम ट को कोडिंग करें तो क्या आएगा? ये आएगा क्या? ये आएगा है ना? चलिए पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव, पंचायत के चुनाव पर निर्णय, पंचायत के चुनाव पर, चुनाव पर निर्णय, निर्णय विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, के द्वारा किया जाएगा। पंचायत के चुनाव पर निर्णय विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई? प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होगा जिसके अधीक्षण व निर्देशन के लिए, निर्देशन के लिए
एक राज्य चुनाव आयोग, एक राज्य चुनाव आयोग होगा, राज्य चुनाव आयोग होगा, होगा। सेम इधर की बात करें 243 के य के बाद 243 के य क, 243 के य क की बात करें तो अनुच्छेद 243 के य क में यानी जेड ए आ गया, जेड ए में अनुच्छेद 243 के जेड ए की बात करें तो यहां पर भी क्या आएगा, तो नगर पालिका का चुनाव आएगा, नगर पालिका का चुनाव आएगा। तो अगर नगर पालिका के चुनाव की बात करेंगे तो सेम ग्राम पंचायत की तरह, ग्राम पंचायत की तरह, ग्रामीण पंचायत की तरह, सेम ग्रामीण पंचायत की तरह। अनुच्छेद 243 के ट के बाद अनुच्छेद 243 का ठ आखिरी हो जाएगा, बहुत पढ़ा हमने। अनुच्छेद 243 का ठ, 243 का ठ नहीं, 243 का ठ नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग हेडिंग बना लीजिए, उसी अनुच्छेद में ट में है, ट में हेडिंग बना लीजिए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। यहां भी हेडिंग बनाइएगा, सेम रहेगा इसी की तरह, राज्य निर्वाचन आयोग आखिरी हेडिंग है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है ना। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, आयोग का गठन किया जाएगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। सेम ग्रामीण पंचायत की तरह पहले लिख चुके हैं। मेरी तरफ से पूरा ये जो आपके लिए जरूरी था वो व्यवस्था यहां पे मैंने खत्म करी है, वो व्यवस्था या प्रावधान हमने यहां पे खत्म किया। अब हेडिंग बनाएंगे विभिन्न राज्यों की, विभिन्न राज्यों की पंचायत व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, विभिन्न राज्यों की पंचायत व्यवस्था। तो यहां पे देखिएगा एक स्तरीय, एक स्तरीय पंचायती राज, एक स्तरीय पंचायती राज। अगर हम एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें कि एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको कहां देखने को मिलती है, तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। केरल, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। यहां पे आपको एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है, केवल ग्रामीण स्तर, एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था केवल ग्रामीण स्तर। दूसरा देखिएगा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो अगर हम द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, यहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व हरियाणा, हरियाणा। तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो गई आपकी। अब आप लिखिएगा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए यहां पे लिखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय नहीं था भैया, पहले पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। सर इसका मतलब भी बता दीजिए, किसका, इसका मतलब बताना है। एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, तो देखिए केवल यहां पे ग्राम स्तर है, केवल यहां पे ग्राम स्तर है, यहां पे ग्राम स्तर और जिला स्तर है, और जिला स्तर है। यहां पर आपका ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, प्रखंड स्तर वह जिला स्तर है, वह जिला स्तर है। और ये बातें मैंने आप लोगों को रविवार को तो पढ़ाई है सारी बातें, इसमें क्या बताना है, इसमें कुछ बताना है क्या आप लोगों को। ये तो मैंने पूरा संडे को इतना समय बिताया, आज भी मैंने आपका लगभग 1 घंटे का समय इसके साथ बिता दिया पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही। अभी भी इसमें कुछ चीजें बची हुई है 10-15 मिनट 20 मिनट की। अब आप कह रहे हैं गुरुजी इसकी व्याख्या करिए, तो एक स्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज कैसे आया, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। चलिए भाई, चलिए कोई नहीं। हेडिंग बनाइएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, हेडिंग बनाइएगा अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, पंचायत का विस्तार। ठीक है,
यहां पे देखिएगा भूरिया समिति, भूरिया समिति, भूरिया समिति, भूरिया समिति 1994 की सिफारिश पर, 1994 के सिफारिश पर, सिफारिश पर पंचायत को, पंचायत को अनुसूचित, अनुसूचित जाति व जनजाति तक, जनजाति तक विस्तार करने के लिए, करने के लिए, के लिए एक कानून, एक कानून लाया गया, एक कानून लाया गया जिसे पेशा अधिनियम 1996 कहते हैं, कहते हैं। यहां पर पी का मतलब क्या है? तो यहां पर पी का मतलब पंचायत है, ई का मतलब क्या है? तो ई का मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसका मतलब होता है विस्तार, एस का मतलब शेड्यूल यानी अनुसूचित, एस का मतलब शेड्यूल, ए का मतलब एक्ट, अधिनियम। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में, ग्राम सभा में पंचायत में जनजाति के, जनजाति के रिवाज, परंपरा, परंपरा व उनके समुदायों को, वह उनके समुदायों को, समुदायों को शामिल करने के लिए, शामिल करने के लिए, के लिए यह समिति बनाई गई, यह समिति बनाया गया। ठीक है, जनजाति समुदाय को, समुदाय को शोषण मुक्त, शोषण मुक्त, मुक्त व पोषण युक्त, पोषण युक्त बनाने के लिए, बनाने के लिए ग्राम सभा में, ग्राम सभा में शामिल किया गया, शामिल किया गया, किया गया, ग्राम सभा में शामिल किया गया। चलिए भाई, एक हेडिंग आज बनाइए, दो हेडिंग और पढ़ेंगे केवल, मैं मुझे पता है ज्यादा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अनुच्छेद 243 जेडडी, जेडडी को हम क्या बोलेंगे? य का घ, य का घ, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति। ठीक है भैया, प्रत्येक जिले पर, प्रत्येक जिले पर, जिला पर एक जिला योजना, योजना समिति का, जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जाएगा, जिसका प्रमुख कार्य, जिसका प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य जिला, जिला व उसके क्षेत्र के, उसके क्षेत्र के, क्षेत्र के विकास की, विकास की योजना बनाना है, योजना बनाना है। ठीक है भाई, तो हर जिले पर ना, जैसे कि भारत के विकास के लिए नीति आयोग बनाया गया, राज्य के विकास के लिए राज्य, भारत के विकास के लिए विकास परिषद बनाया गया, राज्य के विकास के लिए राज्य विकास परिषद बनाया गया, वैसे ही जिला के विकास के लिए जिला योजना समिति बनाई गई थी, जिला के विकास के लिए जिला योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है भाई, देखिए जिला योजना समिति का अध्यक्ष, जिला योजना, योजना समिति का अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है। देखिए जो जिला अध्यक्ष होता है ना, वो मान लीजिए कि वह, उसकी पावर मंत्री से भी बड़ी होती है, उसकी पावर मंत्री से भी बड़ी होती है, क्योंकि मंत्री क्या है ना, केवल अपने विभाग का काम देखता है, लेकिन जो जिला आयोग का, जो जिला का अध्यक्ष है, वो अपने विभाग के साथ साथ कईयों, मतलब पूरे जिले में जो जितना काम आएगा, चाहे नगर का चाहे शहर का, सारे काम वो अकेले देखता है, तो इसीलिए उसकी पावर जो हो जाती है वो मंत्री से भी बड़ी हो जाती है। ठीक है भैया, जिला योजना समिति पर बस थोड़ा सा और लिख लीजिए भाई, जिला योजना समिति पर, समिति की संरचना पर, समिति की संरचना पर विधानमंडल, विधानमंडल निर्णय लेता है कि जिला योजना समिति के कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन कौन से सदस्य उसमें शामिल होंगे, ये सारी बातों पर निर्णय। हालांकि विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य उस क्षेत्र से जो होंगे वो शामिल होते हैं। अब एक छोटा सा हेडिंग है, केवल छोटा सा 2 लाइन का, भाग 9 ख सहकारिता, सहकारिता, भाग 9 ख सहकारिता, बस छोटी सी हेडिंग है सहकारिता। ठीक है भैया, छोटी सी हेडिंग है सहकारिता। ठीक है भैया, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा
द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सहकारी समिति अधिकतम 21 सदस्यीय होगा। तो सहकारी समिति अधिकतम 21 सदस्यीय होगा। ठीक है भैया, तो सहकारी समिति कितनी होती है भाई? 21 सदस्यीय होती है। इसमें एससी एसटी के भी सदस्य शामिल होंगे, एक सदस्य, और 2 महिला भी होती हैं। इसमें एससी व एसटी से एक सदस्य व 2 महिला भी शामिल होती हैं। 2 महिला भी शामिल हैं। ठीक है। सहकारी समिति का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी लोगों के साथ प्राइवेट लोग मिलकर क्या करते हैं भाई? एक संस्था का गठन करते हैं। ठीक है। यह ZH से ZT तक है, ZH से ZT तक में प्रावधान है इसका, है ना? बस इतना ही जानिए, प्रावधान। ठीक भैया, चलिए इतना बहुत है आज आपके लिए, और आज मैंने केवल आपको पंचायती राज व्यवस्था ही पढ़ा पाया। ठीक है। चलिए देखिए, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं तो मेरी 2 घंटे की क्लास है, लेकिन बगैर घड़ी देखे पढ़ाता हूं। एक बार भी मैं घड़ी की तरफ नहीं देखता कि समय कितना हो गया है। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मेरा टॉपिक क्या है, इसीलिए मैं पहले से ही डिसाइड करके आता हूं कि मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना भैया? और आपको मैं तो हमेशा बोलता हूं, कहीं से भी किसी भी नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करिए, कुछ भी हल करिए, सारे सवाल आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आपके भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और जो सॉल्व कर रहे हैं उनके सारे सवाल बन रहे हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। और जो नहीं करा अपना है, आपका आयोग बचा, संविधान के स्रोत, इतना टॉपिक अभी आपका बचा हुआ है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।